प्रेमचंद का एक अफसाना है जिसका उन्वान है दो बैल। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था हीरा मोती। इस अफसाने को हम दो बैल उर्फ हीरा मोती का नाम देते हैं। तो ओरिजिनल उन्वान दो बैल है। जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ़ समझा जाता है। हम जब किसी शख्स को परले दर्जे का अहमक कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा वाकई बेवकूफ़ है या उसकी सादा लोही और इंतहा दर्जे की क़ुव्वत बर्दाश्त ने ये खिताब दिलवाया है, इसका फैसला आज तक नहीं हो सका। गाय शरीफ जानवर है मगर सींग मारती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है, मगर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। जितना जी चाहे मार लो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर नाराज़गी के आसार कभी नज़र नहीं आएंगे। अप्रैल में शायद कभी कुलैल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल मायूसी छाई रहती है। सुख दुख नफ़ा नुकसान से कभी उसे शाद होते नहीं देखा। ऋषि मुनियों की जिस कदर खूबियाँ हैं सब उसमें बदरचे उत्तम मौजूद हैं, लेकिन आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। आला खसलतों की ऐसी तौहीन हमने और कहीं नहीं देखी। मुमकिन है दुनिया में सीधेपन के लिए जगह न हो, लेकिन गधे का एक भाई और भी है जो उससे कुछ कम ही गधा है, और वो है बैल। जिन मानों में हम गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल को बेवकूफ़ों का सरदार कहने को तैयार हैं, मगर हमारा ख्याल ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं। कभी कभी कई तरीक़ों से ये अपनी नापसंदीदगी का और नाराज़गी का इजहार कर देता है, लिहाजा इसका दर्जा गधे से नीचे है। झोरी काछी के पास दो बैल थे। एक का नाम हीरा था, दूसरे का मोती। दोनों पिछाई नस्ल के थे, देखने में खूबसूरत, काम में चौकस, डील डॉल में ऊंचे। बहुत दिनों से एक साथ रहते रहते दोनों में मोहब्बत हो गई थी। दोनों आमने सामने या एक दूसरे के पास बैठे ज़बान खामोश में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। वो एक दूसरे के दिल की बात क्यों कर समझ जाते ये हम नहीं कह सकते। ज़रूर उनमें कोई ना कोई नाकाबिल फ़हम क़ुव्वत थी जिसके समझने से अशरफुल मखलूक़ात होने का मुद्दई इंसान महरूम है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। कभी कभी दोनों सींगे मिला लिया करते थे, दुश्मनी से नहीं, महज जिंदा दिली से, महज हंसी मजाक से, जैसे यार दोस्तों में कभी कभी धोल धप्पा हो जाता है। इसके बगैर दोस्ती कुछ फीकी और हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दनें हिला हिला कर चलते तो हर एक की यही कोशिश होती कि ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, और काम के बाद दोपहर या शाम को खुलते तो एक दूसरे को चूम चाट कर अपनी थकान उतार लेते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, एक साथ नांद में मुंह डालते और एक साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। एक दफ़ा झोरी ने दोनों बैल चंद दिनों के लिए अपने ससुराल भेजे। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जाते हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। कौन जाने बैलों को अपना बेचा जाना पसंद आया या नहीं, लेकिन झोरी के साले को उन्हें अपने गांव तक ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाईं बाएं भागते, आगे से पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके फुनकारते। अगर इन बेज़बानों की ज़बान होती तो झोरी से पूछते, तुमने हम गरीबों को क्यों निकाल दिया? हमने तुम्हारी खिदमत करने में कोताही नहीं की। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमको इनकार ना था। हमें तुम्हारी खिदमत में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? शाम के वक्त दोनों बैल गया के गांव जा पहुंचे। दिन भर के भूखे थे।
लेकिन जब नाद में लगाए गए तो किसी ने भी उसमें मुंह ना डाला। दोनों का दिल भारी भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने चुपकी जबान में कुछ बातें की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, किसी को शुबा भी ना हो सकता था कि बैल उन्हें तोड़ सकेंगे, पर उन दोनों में उस वक्त दुगनी ताकत आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। झोरी ने सुबह उठकर देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े थे। दोनों की गर्दन में आधा आधा रस्सा लटक रहा था। घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे और दोनों की आंखों में मोहब्बत और नाराजगी झलक रही थी। झोरी उनको देखकर मोहब्बत से बावला हो गया, दौड़कर उनके गले से लिपट गया। इंसान और हैवान की मोहब्बत का यह मंजर निहायत दिलकश था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका खैर मकदम करने लगे। गांव की तारीख में यह वाकया अपनी किस्म का पहला ना था, मगर अहम ज़रूर था। बाल सभा ने फैसला किया कि इन दोनों बहादुरों को एड्रेस दिया जाए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक लड़के ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने तायीद की, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, पिछले जन्म में ज़रूर आदमी होंगे। इसकी तरदीद करने की किसी में जुर्रत न थी। सबने कहा, हाँ भाई ज़रूर होंगे। झूरी की बीवी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झोरी अपने बैल पर यह इल्ज़ाम बर्दाश्त न कर सका। बोला, नमक हराम क्यों? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? औरत ने तंगा कहा, बस बस, तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं ना। झोरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? औरत चिढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो तोड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखती हूँ कहाँ से खली और चोकर आता है। खुश्क भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को सिर्फ खुश्क भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न चिकनाहट न रस, क्या खाएं। पुरुम्मीद निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। झोरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मजदूर, मालकिन मुझे मारी डालेगी। झोरी, डाल दे थोड़ी सी। मजदूर, ना दादा, बाद में तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झोरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला। अब के उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 मरतबा मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, मगर हीरा ने संभाल लिया। उस वक्त दोनों में कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा थी। शाम के वक्त घर पहुंचकर गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही खुश्क भूसा डाल दिया, अपने बैलों को खली चूना सब कुछ दिया। हीरा और मोती इस बर्ताव के आदी न थे। झोरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना मारता था। उसकी आवाज़ पर दोनों अड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, उस पर खुश्क भूसा, नांद की तरफ आग भी ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर उन दोनों ने जैसे पांव उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, मगर उन्होंने पांव ना उठाया। एक मर्तबा जब उस जालिम ने हीरा की नाक पर डंडा जमाया तो मोती गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। हल लेके भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो वो दोनों निकल गए थे। हीरा ने ज़बान खामोश से कहा, भागना मुश्किल है। मोती ने भी निगाहों से जवाब दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब के बड़ी मार पड़ेगी। हीरा, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थीं। मोती, कहो तो मैं भी दिखा दूं कुछ मजा। नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती, मुझे मारेगा तो मैं एक आध को गिरा दूंगा। हीरा, ये हमारा धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। खैरियत हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी तैयार था। उसके तेवर देखकर सहम गया और उसके साथी समझ गए कि वह इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है।
आज दोनों के सामने फिर वही कुछ भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग खाना खाने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक एक रोटी से उनकी भूख तो क्या मिटती, मगर दोनों का दिल को खाना मिल गया। मालूम हुआ यहाँ भी कोई साहिब दिल है। लड़की गया की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों से उसे हमदर्दी हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, अड़ते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें एक एक रोटी दे जाती। मोहब्बत के इस खाने की यह बरकत थी कि 2-4 खुश्क भूसे के लुक़मे खाकर भी दोनों कमज़ोर ना होते थे, मगर दोनों की आंखों की नस नस में सरकशी भरी हुई थी। एक दिन चुप की ज़बान में मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा, क्या करना चाहिए? गया को सींग पर उठाकर फेंक दूं, मगर वो लड़की उसकी बेटी है, उसे मार गिराओगे तो वो यतीम हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं? वो लड़की को हर रोज़ मारती है। औरत को मारोगे, बड़े बहादुर हो, तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते। तो आओ आज रस्सा तोड़ाकर भाग चलें। हीरा, हाँ ये ठीक है। ऐसी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती, पहले रस्सी को चबा लो, फिर झटका देकर तोड़ा लो। रात को जब लड़कियां रोटी देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसके हाथ चाटने लगे। दोनों की दुमें खड़ी हो गई। उसने उनकी पेशानी सहलाई, बोली, खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा था कि तुम्हारी नाक नथ डाल दी जाए। उसने दोनों के रस्से खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी ज़बान में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने जवाब दिया, इस गरीब पर आफत आएगी, सब इसी पर शक करेंगे। अचानक लड़की चिल्लाई, ओ दादा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दौड़ो, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया घबराकर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। बैल भागे। गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ और आदमियों को लाने के लिए लौटा। दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि रास्ते का ख्याल ना रहा। जिस राह से यहाँ आए थे उसका पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने अपनी ज़बान में कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए। मोती, तुम भी बेतहाशा भाग निकले, वही उसे मार गिराते। हीरा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़े, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से बेहाल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया और दोनों को आज़ादी का एहसास हुआ तो उछलने कूदने लगे। पहले डकार ली, फिर सींग में लाए और एक दूसरे को ढकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो एक खाई में गिर गया। तब उसे भी गुस्सा आया, संभल कर उठा और फिर मोती से लड़ने लगा। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो एक तरफ हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आता है। हाँ, सांड ही तो है। दोनों बैल तजुब में पड़ गए। सांड पूरा हाथी था, उससे लड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन ना लड़ने से भी जान बचती नजर ना आती। उन्हीं की तरफ आ रहा था। कितना जसीम था। मोती ने कहा, बुरे फंसे, जान कैसे बचेगी, कोई तरीका सोचो। हीरा ने कहा, गुरूर से अंधा हो रहा है, मिन्नत समाजत कभी ना सुनेगा। मोती, भाग क्यों ना चलें? भागना पस्त हिम्मती है तो तुम यहीं मरो, बंदा 9-11 होता है। हीरा, और जो दौड़ आए तो फिर कोई तरीका तो बताओ, लेकिन जरा जल्दी, वो तो आप पहुंचा। हीरा, तरीका यही है कि हम दोनों एक साथ हमला कर दें। मैं आगे से ढकेलूं, तुम पीछे से ढकेलो, देखते देखते भाग खड़ा होगा। जो ही मुझ पर हमला करे तुम पेट में सींग चुबो देना। जान जोखिम का है, लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं। दोनों दोस्त जान हथेलियों पर लेकर आगे बढ़े। सांड को कभी मुनज़्ज़िम दुश्मन से लड़ने का इत्तेफाक न हुआ था। वो इनफरादी जंग का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से हल्ला बोल दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेलना शुरू कर दिया। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये भी उस्ताद थे।
उसे ये मौका ही न देते थे। एक दफा सांड झल्ला कर हीरा को हलाक करने चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग रख दिया। ये बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों फतेह याब दोस्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसका पीछा छोड़ दिया। दोनों बैल फतेह के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने इशारों की जबान में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा जी को मार ही डालूं। हीरा, गिरे हुए दुश्मन पर सींग चलाना नामुनासिब है। मोती, ये सब फिजूल है, अगर उसका दाव चलता तो कभी ना छोड़ता। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। मोती, पहले कुछ खा ले तो सोचे, अभी तो अकल काम नहीं करती। ये कहकर मोती मटर के खेत में घुस गया। हीरा मना करता ही रह गया, लेकिन उसने एक ना सुनी। अभी दो चार ही मुंह मारे थे कि दो आदमी लाठियां लिए आ गए और दोनों बैलों को घेर लिया। हीरा तो मुंडेर पर था, निकल गया। मोती खेत में था, उसके सुम कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ा गया। हीरा ने देखा दोस्त तकलीफ में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों इकट्ठे ही। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और दूसरे दिन दोनों दोस्त कांजी हाउस में थे। उनकी जिंदगी में यह पहला मौका था कि सारा दिन गुजर गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता था ये कैसा मालिक है, इससे तो गया ही अच्छा था। वहाँ कई भैंसें थीं, कई घोड़े, कई गधे, मगर चारा किसी के सामने भी ना था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारे दिन तो दोनों दोस्त दरवाजे की तरफ देखते रहे, मगर कोई चारा लेकर ना आया। तब गरीबों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, मगर उससे क्या तस्कीन हो सकती थी। रात को जब खाना ना मिला तो हीरा के दिल में सरकशी के ख्यालात पैदा हुए। मोती से बोला, मुझे तो मालूम होता है जान निकल रही है। मोती, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का तरीका सोचो। हीरो, आओ दीवार तोड़ डालें। मोती, मुझसे तो अब कुछ ना होगा। हीरा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई भैया। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीली सेंग दीवार में गाड़ दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चीड़ निकल आया। उससे उसका हौसला बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार से टक्करें मारी। हर टक्कर में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। इतने में कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा की वहशत देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े उसकी तरफ देखा, गोया जबान से कह रहा हो, आखिर मार खाई क्या मिला। हीरा, जोर तो आजमा लिया। ऐसा जोर मारना किस काम का, बंधन पड़ गए, इससे बाज ना आऊंगा चाहे बंधन बढ़ते जाएं। जान से हाथ धो बैठोगे। हीरा, उसकी मुझे परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। जरा सोचो, अगर दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। अपने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के जिस्म में जान ही नहीं है। 2-4 दिन यही हालत तो सब मर जाएंगे। मोती, हाँ ये बात तो है, तो लो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा जैसे किसी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की कुवत आजमाई के बाद दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। उसने दुगनी ताकत से दूसरा धक्का लगाया तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि नीमजान जानवर उठकर खड़े हो गए और तीनों घोड़ियां भाग निकली। भेड़ बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा, कहीं फिर पकड़े जाएं तो? हीरा, पकड़ लिए जाओ तो फिर देखा जाएगा, इस वक्त तो मौका है। गधा, हमें डर लगता है, हम ना भागेंगे। आधी रात गुजर चुकी थी। दोनों गधे सोच रहे थे भागे या ना भागे। मोती अपने दोस्त की रस्सी काटने में मसरूफ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तो मुझे इतना खुदगर्ज समझते हो? हीरा, हम और तुम दोनों इतने दिनों साथ रहे, आज तुम मुसीबत में फंसे हो तो मैं छोड़कर भाग जाऊं? हीरा, बहुत मार पड़ेगी, सब समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती, जिस कसूर के लिए तुम्हारे गले में रस्सा पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या बात है, इतना तो हो गया कि 9-10 जानवरों की जान बच गई। ये कहकर मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाहर निकाल दिया और अपने दोस्त के पास आकर सो गया। सुबह होते होते मुंशियों, चौकीदारों और दूसरे मुलाजिमों में खलबली मच गई। उसके बाद मोती की मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी के साथ बांध दिया गया। एक हफ्ते तक दोनों बैल बंधे पड़े रहे। खुदा जाने उस कांजी हाउस के आदमी कैसे बेदर्द थे,
किसी ने चारे का एक तिनका तक न डाला। हाँ, एक मर्तबा पानी दिखाया, यही उनकी खुराक थी। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था, हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और दोपहर होते हुए वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। ऐसे नीम जान बैलों को कौन खरीदता। अचानक एक आदमी जिसकी आंखें सुर्ख थीं और जिसके चेहरे पर सख्त दिली के आसार नुमायां थे, आया और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसकी शक्ल देखकर किसी नामालूम एहसास से दोनों कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों खरीदता है, उसके मुताल्लिक उन्हें कोई शुबा न रहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने जवाब दिया, कहते हैं भगवान सब पर मेहरबानी करते हैं, उन्हें हमारी हालत पर रहम क्यों नहीं आता। हीरा, भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन इसके पास रहेंगे। एक मर्तबा भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। मोती, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। हीरा, मामूली बात है, मरकर इन दुखों से छूट जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों बैल उस आदमी के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, मगर डर के मारे चले जाते थे। जरा भी आहिस्ता चलते तो वो डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ राह में चलता नजर आया। सभी जानवर खुश थे, कोई उछलता था, कोई बैठा था, जुगाली करता था। कैसी पुरमुसर्रत जिंदगी थी, लेकिन ये कैसे खुदगर्ज थे। किसी को इसकी परवाह न थी, किसी को ख्याल ना था कि उनके दो भाई मौत के पंजे में गिरफ्तार हैं। अचानक उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि रास्ता देखा हुआ है। हाँ, इधर ही से तो गया, उनको लेकर अपने घर ले गया था। वही खेत हैं, वही बाग हैं, वही गांव हैं। अब उनकी रफ्तार तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी, सारी मायूसी रफा हो गई। अरे ये तो अपना खेत आ गया, ये अपना कुआं है जहाँ पर रोज पानी पिया करते थे। मोती ने कहा, क्या हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की मेहरबानी है, मैं तो अब घर को भागता हूँ। ये जाने भी देगा, इतना सोच लो। उसे मैं गिराता हूँ, जब तक संभलेगा तब तक हम घर पहुँच जाएंगे। हीरा, नहीं, दौड़कर थान तक चलो, वहाँ से आगे ना चलेंगे। दोनों मस्त होकर बछड़ों की तरह कुलेले करते हुए घर की तरफ दौड़े और अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो आदमी पीछे पीछे दौड़ा आता था। झोरी दरवाजे में बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें प्यार करने लगा। बैलों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक झोरी का हाथ चाट रहा था, दूसरा उसका पैर। उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झोरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं। मैंने नीलाम में लिए हैं। झोरी, मेरा ख्याल है चुरा कर लायो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल बेचने का क्या हक हासिल है। मैंने खरीदे होंगे। उस पर आदमी ज़बरदस्ती बैलों को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त मोती ने सींग चलाया, वो आदमी पीछे हटा। मोती ने पीछा किया और उसे खदेड़ता हुआ गांव के बाहर ले गया और तब उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो आदमी दूर खड़ा धमकियां देता रहा, गालियां देता रहा, पत्थर फेंकता रहा और मोती उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम उसे मार ना बैठो। मोती, अगर नज़दीक आता तो ज़रूर मारता। हीरा, अब ना आएगा तो दूरी से खबर लूँगा। ज़रा देर बाद नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना सब कुछ भर दिया गया। दोनों बैल खाने लगे। झोरी खड़ा उनकी तरफ देखता था और खुश होता था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव मुस्कुराता हुआ मालूम होता था। उसी वक्त मालकिन ने आकर अपने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। थैंक यू।